चलिए, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो हम अपना इंडियन पॉलिटी का जो सीरीज चला रहे थे उसमें हमारा ये जो सीरीज होगा वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे ऑलमोस्ट वी आर ट्राइंग टू कवर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, वी आर कवरिंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम आज हमारा जो लेक्चर होगा वो विल ट्राई टू नो कंप्लीट द इंटायर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा था उसके आगे एक बार इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग NWS। ठीक है, चलिए लाइक और सब्सक्राइब आप करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाकी सब तो ठीक ही है। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था वहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्या पढ़ने जा रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है जी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का पढ़ने से क्या है कि इसमें जो हमें क्लैरिटी एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव में चाहिए वो हमें मिलना चालू हो जाता है कि जब अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, ये जो टाइम है ना, ये एरा किसका है? ये एरा जो है वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 जो है अभी अभी खत्म हुआ है। क्या हुआ है? वर्ल्ड वॉर 1 अभी अभी खत्म हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो कब से कब तक था? 1914 से लेकर के 18 तक। ठीक है, तो ये जो है ये दिमाग में अपने रखिएगा। और अब क्या हो चुका है? अब जो है अमेरिका ऑलरेडी आजाद हो चुका है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। पहले वो तो 1700 के आसपास ही हो गया था, लेकिन अब जो है अमेरिका इज अ सुपर पावर। ओके, अमेरिका अब क्या हो रहा है? सुपर पावर की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जो यूरोपियन डोमिनेंस था, यूरोपियन डोमिनेंस इज कमिंग डाउन। ठीक है, तो यूरोपियन डोमिनेंस क्या हो रहा है? अब कम हो रहा है। तो जैसे हम लोगों ने 1909 में जो पढ़ा था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, उसमें दो लोग थे। उसमें कौन लोग थे? तो देखिएगा, उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसमें कौन था? मोरले। ठीक है, इसमें कौन है? मॉन्टेग्यू, एडविन मॉन्टेग्यू। एडविन मॉन्टेग्यू। ठीक है, इसमें एडविन मॉन्टेग्यू साहब हैं। इसमें वायसरॉय और ये बोले गवर्नर जनरल। इसमें गवर्नर जनरल, उसमें कौन था? मोरले। और सॉरी, उसमें गवर्नर जनरल कौन था? मिंटो। यहाँ पे कौन है? चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो अब इन दोनों लोगों के नाम के ऊपर में जो इसका जो नेमिंग बनेगा वो क्या बोलेगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये देखिएगा, ये जरा खतरनाक टाइप का इनका रिफॉर्म है। ठीक है, ये रिफॉर्म ऑलमोस्ट क्या था? ये ऑलमोस्ट सभी चीजों को थोड़ा बहुत क्या करने जा रहा है। ये जो पिछली बार जो हमारी कैंसर की बीमारी थी उसको क्या करने जा रहा है? उसको ये और भी ज्यादा, ठीक है, एक तरीके से अवार्ड में बदलने के लिए उस बेचैनी में है। ठीक है, आप समझते रहिएगा और हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया आपको, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इसको क्यों बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसने एक रिपोर्ट दिया। ठीक है, ये
जो बन के आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, वो दिस वाज बेस्ड ऑन, अगर ये बोले दिस इज बेस्ड ऑन किस पे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का एक रिपोर्ट बन के आया, ठीक है। इस रिपोर्ट पे ये पूरा एक्ट आपका बेस था, ठीक है। चलिए अब इसमें धीरे अगर आगे बढ़े तो हमें ये आइडिया लगा लेना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ चीजों का जो है आइडिया हमें रखना चाहिए। पहला क्या है, पहला ये है कि वर्ल्ड वॉर हैज एंडेड, वर्ल्ड वॉर वन 1400 से लेकर के, ठीक है जी, 1914 से 1918 तक, ठीक है, ये एंड हो चुका है। दूसरी बात, अब कांग्रेस पूरा स्विंग में है, कांग्रेस इज इन फुल स्विंग, ठीक है। अगर आपको याद होगा कि हम लोगों ने भी, इंडियंस ने भी क्या किया था, इंडियंस ने भी कंट्रीब्यूट किया था किसमें, वर्ल्ड वॉर वन में। हमें मर्जी तो नहीं थी लेकिन फिर भी कंट्रीब्यूट करना पड़ा। तो उसके एवज में, ओके, इन कॉम्प्लीमेंट, ओके, काइंड ऑफ कंपनसेशन नॉट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एज अ कंपनसेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, क्या चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट की उन्होंने मांग कर दी। क्यों, क्योंकि अब जो है यूरोपियन जो पावर्स हैं वो क्या हो रही थी, वो वीक हो गई थी। क्या हो गई थी, दे वर कमिंग वीक, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, क्या है दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कुछ ज्यादा ही, चलिए ये वर्ल्ड वॉर है भाई, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, दे डिमांडेड फॉर इंडिपेंडेंट और सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट। क्यों भाई सेल्फ गवर्नमेंट आपको क्यों चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमें पॉलिटिकल कंसेशन, किसके लिए, पॉलिटिकल कंसेशन फॉर जो हमारे हीरोज जो वर्ल्ड वॉर वन में लड़े थे आपकी तरफ से, उसके लिए चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब एक सेशन बैठा, ठीक है, जैसे ही लड़ाई चल रही थी उस टाइम क्या हो गया, उस टाइम पे एक सेशन बैठा, क्या हुआ, एक सेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। एक सेशन जो स्टार्ट हुआ वो क्या था, अगस्त सेशन, इसकी भी बात कर लेते हैं। अगस्त सेशन, ओ सॉरी, अगस्त डिक्लेरेशन की बात आती है। इसकी बात आती है अगस्त डिक्लेरेशन की। अगस्त डिक्लेरेशन क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि अगस्त डिक्लेरेशन क्या है, तो अगस्त डिक्लेरेशन 20 अगस्त, कितने अगस्त को लिख लेंगे, 20 अगस्त 1917, ठीक है, को, कब, 20 अगस्त 1917 को
क्या हो गया, 20 अगस्त 1917 को एक डिक्लेरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आई। किसकी तरफ से आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार क्या बोला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार बोला था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रेजुअल डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबल गवर्निंग गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए सेल्फ गवर्निंग गवर्नमेंट इन इंडिया की बात आ गई। क्या आ गई, सेल्फ गवर्निंग गवर्नमेंट इन इंडिया, इसकी बात आ गई। ठीक है, अब इसको जो रिफॉर्म बोला जाता है उसको एक नाम क्या दिया जाता है, मॉन्टेग्यू रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। ठीक है, जो डिमांड उठी थी कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, वो सेल्फ गवर्नमेंट को एक तरह से किसने मान लिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार माना। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, याद रखिएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई आपको अब क्या होगा, सेल्फ गवर्निंग गवर्नमेंट मिलेगी। ठीक है, इंडिया को सेल्फ गवर्निंग गवर्नमेंट मिलेगी, और ये कब हुआ था, अगस्त डिक्लेरेशन में हुआ था। ठीक है, ये जो हमारा एक्ट है, अगर ये जो एक्ट हम बात कर रहे हैं जिस एक्ट की, वो कब आया था, ये अगर एक्ट आया, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, came into force in 1921, 1921 में ये फोर्स में आ गया। ओके, चलिए अगस्त डिक्लेरेशन की बात समझ में आ गई। अब हम जो मेन टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं वो देखिएगा, इसमें अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट बनाने की तरफ इंडिया को एक गवर्नमेंट देने के लिए तैयारियां चालू हो रही हैं। ठीक है, इसमें बहुत लोगों ने मेहनत किया, बहुत लोग मरे। ठीक है, तब जा करके, और जैसे ही ये लोग कमजोर होने लगे, ब्रिटिश जब एरा समाप्ति की तरफ आने लगा, ठीक है, अलग अलग जगहों पे डिमांड बढ़ने लगी, और लोग जो हैं अब क्या बोलने लगे कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। बहुत जगहों पे सेल्फ गवर्नमेंट मिला भी, है ना, तो उसी के एवज में भारत में भी चीजें चालू हो गई। ठीक है, अब देखिएगा जो सेंटर का, जो अगर ये अगर हेडिंग लिख लें, हेडिंग लिखते चलिएगा, सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस। ठीक है, तो ये हेडिंग के अंदर अगर आप देखें तो क्या कहा जा रहा है कि जो सेंटर का कंट्रोल था, ठीक है, अब सेपरेट कर दिया गया। क्या, अब सेपरेट एक चीजें लाई गई, इसको बोला गया डायरार्की। ठीक, अब देखिएगा, जिस सब्जेक्ट के ऊपर जो डिस्कशंस या फिर जो क्या कह सकते हैं, लॉ बनाने का जो भी तरीका है, जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, लेजिस्लेचर में डिफरेंस ला दिया गया, बिल्कुल सेपरेट डिस्कशन, सेपरेट बिल्कुल कर दिया गया, किसको, सेंट्रल और प्रोविंस को। अब सेंटर के ऊपर, ठीक है, अब सेंटर के ऊपर क्या हो गया, इतनी जिम्मेदारियां नहीं रही।
ठीक है, अब प्रोविंस भी क्या कर सकते थे, प्रोविंस भी लॉ बना सकते थे अपने लिए, है ना। प्रोविंस भी लॉ क्या कर सकते थे, बना सकते थे अपने लिए। ठीक है, अब इसको बोले सेंटर जो है वो रिलैक्स कर दिया गया, रिलैक्स्ड कंट्रोल ऑफ सेंटर ओवर प्रोविंस। जो प्रोविंसेस के ऊपर सेंटर का जो कंट्रोल था उसको क्या कर दिया गया, रिलैक्स कर दिया गया। दूसरा कर क्या किया गया, जो सब्जेक्ट थे जिसके ऊपर सेंटर और प्रोविंसेस लॉ बना सकते थे उसमें क्या कर दिया गया, उसमें जो है क्या कर दिया गया, रिलैक्सेशन ला दिया गया और उन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सेपरेटेड। और ये लिख लेंगे सेपरेटिंग सब्जेक्ट फॉर सेंटर एंड प्रोविंसेस। सेंटर और प्रोविंस के ऊपर जो सब्जेक्ट थे जिसके ऊपर दोनों लॉ बना सकते थे उसको क्या कर दिया गया, उसको सेपरेट कर दिया गया। चलिए, हैंडराइटिंग बहुत ही खराब हो रही है मुझे पता चल रहा है, लेकिन आप ये समझिएगा कि ये जो है आपका नोट्स नहीं है, ये आप देखिए और खुद ही नोट्स आपको बनाना है और आपको समझना है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या था, both were authorized to make law। अब दोनों ही बना सकते हैं, किस बना सकते हैं, ऑन देयर सब्जेक्ट। जो उनका सब्जेक्ट है उस पे दोनों लोग ही लॉ बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकता है और प्रोविंस भी लॉ बना सकती है ना। अब इस सिस्टम में जिस सब्जेक्ट पे अब नई चीज देखिएगा, डायरार्की। क्या देख रहे हैं हम, डायरार्की। डायरार्की, अब डायरार्की का मतलब ये होता है कि जो है डायरार्की का मतलब होता है लॉ बनाना। ठीक है, डायरार्की का मतलब होता है दो अलग, डबल रूल काइंड ऑफ थिंग, दो अलग रूल। ठीक है, दो अलग टाइप के रूल। ठीक है, अब देखिएगा डायरार्की कहाँ पे स्टार्ट हुई, डायरार्की जो है स्टार्ट हुई जो तुम हमारे सब्जेक्ट थे, ऑन द सब्जेक्ट, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ प्रोविंसेस। याद रखिएगा ये चीज, ये सेंटर पे नहीं हुआ, कब हुआ, जो जिस सब्जेक्ट पे कौन लॉ बना सकता था, जिस सब्जेक्ट पे प्रोविंस लॉ बना सकते थे उस पे क्या हो गया, डायरार्की बना दी गई। और डायरार्की में दो तरह की चीजें आ गई। पहली, ये जो हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उसको दो सब्जेक्ट में वो कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। पहले को बोला गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। क्या बोला गया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। और दूसरे को क्या बोला गया, दूसरे को रिजर्व्ड सब्जेक्ट, रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ठीक है, और ये किसके लिए, प्रोविंसेस के लिए ही। डायरार्की सेंटर पे नहीं आई, दोबारा बोल रहा हूं आपको। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये किसके लिए थी, केवल प्रोविंस के लिए थी। अब हम अगर देख लें किसका, पार्ट ए, किसका, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के बारे में, किसके बारे में पढ़ लेते हैं, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चलिए जी, अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में क्या हो रहा है समझिएगा। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में क्या है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट उन सब्जेक्ट को बोलते हैं जिसमें, अच्छा आप थोड़ा सा जनरल क्या होते हैं अटेंशन के लिए ये समझिए
जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो इतनी आसानी से कंट्रोल तो छोड़ेगी नहीं, है ना। तो जो इतनी आसानी से वो कंट्रोल जब नहीं छोड़ेगी, तो कुछ भले ही वो कमजोर हो रही है, लेकिन वो क्या करने वाली है, वो कंट्रोल रखने की कोशिश तो करेगी। तो कंट्रोल रखने के लिए ही उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सेंटर पे तो बिल्कुल ही उनका ही कंट्रोल रहेगा, ठीक है। सेंटर के सब्जेक्ट को आप नहीं छू सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोविंस में भी जो सब्जेक्ट होंगे, वो ऐसा नहीं है कि आप अंदर अंदर विद्रोह स्टार्ट कर दें, ओके। देयर शुड नॉट बी एनी रिवॉल्यूशन, काइंड ऑफ रिवोल्ट दैट शुड हैपन, ओके। तो रिवोल्ट नहीं होने की वजह से क्या कर दिया जाए, दो जो सब्जेक्ट हैं प्रोविंशियल, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। पहले सब्जेक्ट को ट्रांसफर बोल दिया जाए, दूसरे सब्जेक्ट को रिजर्व बोल दिया जाए। जो भी सब्जेक्ट नॉर्मल लोगों के मतलब जो लोगों के नॉर्मल डेली रूटीन में जो आता हो, उसको क्या कर दें, उसको आप दे दीजिए उन लोगों को जो कि लेजिस्लेटर में है। आप समझ रहे हैं ना, नॉन लेजिस्लेटिव बॉडीज, नॉन ऑफिशियल बॉडीज, ठीक है। लेजिस्लेचर में अब मेजॉरिटी में भी हो सकती थी, ठीक है। ये हम लोगों ने 1909 में पढ़ लिया। 1919 पढ़ रहे हैं हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिसमें देखिएगा उसमें ये कह दिया गया कि प्रोविंसेस के अंदर, इसमें प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, मतलब जनरली देखा जाए तो इंडियंस की क्या हो सकती है, मेजॉरिटी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी होने के बाद भी एक और जो है हुक, एक और जो है हुक लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, गवर्नर, ठीक है। वो क्या है, गवर्नर है, ठीक है। चेक, आज की डेट में जो कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो चेक करने के लिए वो गवर्नर वहां पे रहता है। अब बात समझिएगा, बहुत इत्मीनान से आप बात को समझिएगा कि जैसे ही वो हुक, ठीक है, जैसे ही वो हुक जो है अप्रूव करेगा, नहीं सॉरी, जैसे ही उस हुक के पास, ठीक है, ये अथॉरिटी रहेगी कि वो उन सब्जेक्ट को ही जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को दे, जिसकी वजह से वो ज्यादा कुछ कर ना पाए। आप अपना डेवलपमेंट करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसा रिजीम जनरेट कर दें जिसकी वजह से वापस से रिवोल्ट, हम आजाद हुए नहीं है, आजादी की बात हो रही है, बस समझिएगा, डिफरेंस है। तो ऐसा ना हो कि आप ऐसा कुछ कर दे कि हम आज ही आजाद हो जाए, ओके। तो इस चीज को समझने, इस चीज के लिए क्या कर दिया गया, इस चीज के लिए एक जनरल टर्म ला दिया गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। अब रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट को अगर हम ध्यान से देखें, तो कुछ बहुत ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। ये बस इसीलिए लाया गया कि भाई जो भी चीजें हमारे पास हैं, जो भी चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में हैं, वो उसके ऊपर कंट्रोल थोड़ा बहुत रखें। आपको बात समझ में आ गई। ट्रांसफर सब्जेक्ट में केवल क्या हो सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब समझिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा सब्जेक्ट, बस समझ रहे ना, ट्रांसफर सब्जेक्ट, ठीक है। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू जाएगा। वो कौन सा होगा, रिजर्व सब्जेक्ट। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आप एक बार समझिएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बात समझिएगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कुछ ऐसा चल रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कह तो रही है ऊपर ऊपर से, मन आपको किसी ने पूछा कि अरे भाई आप समोसा खाएंगे, आपका मन तो है अंदर से हाँ भाई समोसा खाएंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं ठीक है, मन नहीं है अभी बात, लेकिन अगर आपको किसी ने दे दिया तो आप खा लेंगे। दो जो है आपको दे दिया तो आप क्या करेंगे, एक तो आप खा ही लेंगे, एक जो है आप रहने देंगे कि भाई रहने दीजिए, एक नहीं खाना है,
एक ही हम मेरा मन नहीं था लेकिन आपकी वजह से मैं थोड़ा बहुत खा ले रहा हूँ, इस टाइप की कॉन्सेप्ट है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भले ही कह दिया हो, है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भले ही कह दिया हो कि क्या दे रहे हैं हम आपको सेल्फ गवर्नेंस का या फिर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, डिक्लेरेशन दे रहे हैं मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के अंदर, लेकिन उनका मन तो था नहीं जाने का यहाँ से, उनका मन तो था नहीं। अब जब मन नहीं है तो आप समझिएगा उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिक्लेरेशन जो भी ट्रांसफर सॉरी जो भी सब्जेक्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डायरार्की में चेंज कर दिया। डायरार्की मतलब दो सब्जेक्ट रहेंगे प्रोविंशियल सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, किस लिए कि एक पे आप अपना लॉ बनाइए, ठीक है, आप अपना विकास करिए, आप मतलब इंडिया अपना विकास करिए, आप अपना डेवलपमेंट करिए, लेकिन एक के ऊपर जो है हमारा कंट्रोल रहेगा, एक के ऊपर हमारा क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा। तो जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल रहेगा वो क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा, दैट इज रिजर्व फॉर अस, ठीक है। जिसके ऊपर आप लॉ बना सकते हैं वो क्या है, ट्रांसफर्ड है, ठीक है। अब जो ट्रांसफर्ड है मतलब हेल्थ हो गया, फूड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब चीजों पे आप बनाइए लॉ, एजुकेशन पे बनाइए, ठीक है, इस पे आप मन लगा के लॉ बनाइए, चलवाइए, कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, रेवेन्यू, ये सब पे हम कौन लॉ बनाएगा और कौन उसको एग्जीक्यूट कराएगा, उसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे हम मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू विच, ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस, ठीक है। अब प्रोविंस के जो गवर्नर होंगे वो क्या करेंगे, वो लॉ क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये समझिएगा बड़े ध्यान से, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट ये 1909 में अगर थोड़ा बहुत आपको लेके मैं जाऊं तो वहां क्या हो रहा था, वहां ये हो रहा था कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी जो 1909 में अगर हम जाएं तो क्या हो रहा था, तो आपको एक नॉन ऑफिशियल, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा समझा दें, अगर 1909 में आपको मैं लेके जाऊं, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में, तो क्या हो रहा था, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो उनका काउंट क्या हो सकता है, मेजॉरिटी में हो सकता है, कहाँ, मेजॉरिटी में हो सकता है, कहाँ भाई, प्रोविंशियल काउंसिल में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो आप एक बार अगर समझेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगा। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का क्या हो सकता है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी यहाँ हो सकती है। ये कहाँ बता दिया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। अब समझिएगा, अब ये क्या है लेजिस्लेटिव की बात हो रही है, इंडियंस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मतलब अगर मान के चले तो इंडियंस, ठीक है, इंडियंस की क्या हो सकती है, मेजॉरिटी हो सकती है, कहां पे हो सकती है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जो हम अभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट किसका, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट के बारे में। अब चीजें समझिएगा, आपके पास दो चीजें हैं, दो कंट्रोल हैं, एक ट्रांसफर्ड, एक रिजर्व्ड। रिजर्व्ड में आपने क्या कर दिया, रिजर्व्ड में आपने उन सभी चीजों को रख लिया जिससे इंडियंस को मतलब नहीं रहना चाहिए, जिसके ऊपर किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। ट्रांसफर्ड में किसका कंट्रोल होना चाहिए, इंडियंस का
कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये पता है ट्रांसफर्ड में क्या हो सकता है। ट्रांसफर्ड अगर इंडियंस का कंट्रोल रखना है तो आपको क्या बोलते हैं आंसरेबल आप किसको होंगे? आप रिस्पॉन्सिबल या आंसरेबल किसको होंगे? आप मतलब गवर्नर, गवर्नर जो है आंसरेबल किसको होगा? रिस्पॉन्सिबल या गवर्नर जो है सॉरी रिस्पॉन्सिबल या आंसरेबल किसको होगा? रिस्पॉन्सिबल या आंसरेबल मतलब कि विद एड एंड एडवाइस। ठीक है, किसको होगा? किसको होगा भाई? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। बात समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे किसकी बात आ रही है? इंडियंस के कंट्रोल की बात आ रही है, और इंडियंस मेजोरिटी में कहा हो सकते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बात समझिएगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और जो गवर्नर साहब हैं, जो गवर्नर साहब हैं वो यहाँ पे कंट्रोल जो है किसका रहेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहेगा या गवर्नर का रहेगा? अगर इसको गवर्नर ही लिख लें तो कोई बहुत ज्यादा मतलब कि कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। ठीक है, जो ये गवर्नर है, इस गवर्नर का कंट्रोल, फुल कंट्रोल रहना चाहिए किसके ऊपर? किसके ऊपर? जो सॉरी गवर्नर नहीं लिख सकते क्योंकि गवर्नर देखिए, गवर्नर तो एक बॉडी है जो कि, माफ करिएगा, गवर्नर तो एक बॉडी है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है ना? तो आप जरा एक बार सोचिए, इनके ऊपर, रिजर्व्ड सब्जेक्ट के ऊपर किसका कंट्रोल रहना चाहिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई देखिए हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पे है, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव है, और उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम हमने क्या बोल रखा है? उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम हमने बोल रखा है गवर्नर। अब गवर्नर, हमें रिजर्व सब्जेक्ट पे कंट्रोल अगर रखना है तो गवर्नर किसको आंसरेबल होगा इन केस ऑफ रिजर्व सब्जेक्ट? ये केवल आंसरेबल या रिस्पॉन्सिबल होगा, याद रखिएगा। ये किसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल को होगा क्या? नहीं भाई, लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर ये आंसरेबल और रिस्पॉन्सिबल होने लगा तो इंडियंस इसमें क्या कर सकते हैं? इंडियंस इसमें चेंजेस की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि अब इनके पास क्या आ गई है? अब इनके पास डिस्कशन के अलावा, डिस्कशन के अलावा रिजोल्यूशन मूव करने की भी पावर आ गई है। समझ रहे हैं आप? अब ये क्या कर सकते थे? अब ये रिजोल्यूशन भी ला सकते थे, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। ये कहा 1909 की बात है, 1909 के थ्रू ये लोग कर सकते थे। तो हमें कंट्रोल देना है क्या उनको? उनको कंट्रोल देना है? नहीं भाई, वो कंट्रोल नहीं देना है। तो जब कंट्रोल देना ही नहीं है तो लेजिस्लेटिव को बाहर रखिए। लेजिस्लेटिव को बाहर रखिए। जब लेजिस्लेटिव को बाहर रखेंगे तो क्या होगा? एग्जीक्यूटिव को आप ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिव के साथ मिल सकते हैं। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, याद रखिएगा। अब गवर्नर, ठीक है, इन दिस केस भाई दोनों में ही किसकी बात हो रही है? गवर्नर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गवर्नर साहब की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गवर्नर की बात हो रही है? बात समझ रहे हैं आप? क्लियर, कुछ क्लियरिटी आपको आ रही है? गवर्नर विथ एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब देखिएगा यही सारी चीजें आप अगर दिमाग में लेके रखें तो आपको बिल्कुल भी कोई डाउट मुझे नहीं लगता है कि ये समझने में लगेगा कि भाई कौन सा सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड होगा और कौन सा सब्जेक्ट रिजर्व होगा। मेरी बात आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है,
वापस से दोहराते हैं, आपके जो गवर्नर साहब हैं, इन केस ऑफ ट्रांसफर सब्जेक्ट, इन केस ऑफ ट्रांसफर सब्जेक्ट गवर्नर साहब और मंत्रिमंडल, मिनिस्टर्स, ठीक है, और मिनिस्टर्स किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर? लेजिस्लेटिव काउंसिल को, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर यहाँ ठीक है ना, तो समझ ही गए होंगे, इतने दिनों से लेक्चर चल रहा है आपका, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्यों भाई? इंडियंस का कंट्रोल कहाँ है? इंडियंस का कंट्रोल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे है, और जो सब्जेक्ट है ट्रांसफर सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट, ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में क्या आ रहा है? ट्रांसफर सब्जेक्ट में वो सारी बातें आ रही हैं जिसके ऊपर इंडियंस का कंट्रोल हो सकता है। रिजर्व्ड में वो सारी बातें आएंगी जिसके ऊपर इंडियंस का कंट्रोल नहीं हो सकता है। बात समझ रहे ना? चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगर यहाँ पे ये लाइन लिख लें तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। किसको भाई? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। कौन सी लेजिस्लेटिव काउंसिल? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें क्या होगा? इसमें एडुकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, चलिए, एडुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, इस टाइप के सब्जेक्ट्स जो हैं, इस टाइप का, ठीक है, जो भी ऐसे सब्जेक्ट पे आप लॉ बना सकते हैं, ठीक है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। ये किसके थ्रू हैंडल्ड होने वाला है? बात समझिएगा, ये चीज हैंडल्ड बाय, अब अगर आप लक्ष्मीकांत का वो जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जब वो आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हैंडल्ड बाय इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके, हैंडल्ड बाय इंडियन रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसके ऊपर आपका जो सेक्रेटरी साहब है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो या गवर्नर हो, इसको वीटो कर सकते हैं क्या? वीटो कर सकते हैं क्या? इसमें कुछ भी वो लोग कर सकते हैं क्या? इसमें ये लोग इंटरवीन भी नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको अब जाके क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डायरार्की का पहला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। अब डायरार्की का दूसरा पार्ट हम कवर करते हैं। डायरार्की का दूसरा पार्ट क्या है भाई? रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व्ड सब्जेक्ट। अब रिजर्व सब्जेक्ट की बात करते हैं। चलिए, रिजर्व सब्जेक्ट में भी मुझे लगता है कि बच्चे बोलेंगे ही। अब कंट्रोल किसका होगा? अब कंट्रोल तो होगा गवर्नर का, और वो किसको रिस्पॉन्सिबल होगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल होगा। लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल होगा क्या? नहीं। और अगर थर्ड पॉइंट अगर हम बोले तो उसको इंटरव्यू कौन कर सकता है? उसके ऊपर क्या बोलते हैं, इंडियंस का कंट्रोल होगा? इंडियंस का कंट्रोल नहीं होगा। और
उसको क्या बोल सकते हैं, इंटरवीन कर सकता है क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर? बिल्कुल कर सकता है भाई, उन्हीं का सब्जेक्ट है, आप करिए, बनवाया करिए, हमें क्या प्रॉब्लम है ना? आप देखिएगा। चलिए, अगर हम ये कह दें एडमिनिस्टर्ड बाय, भाई देखिए, हेड ऑफ द स्टेट तो अभी भी गवर्नर ही रहेगा ना, जहां भी एडमिनिस्टर तो यही करेगा, ठीक है? एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। किस के थ्रू एडमिनिस्टर करेगा जी? एडमिनिस्टर बाय किसके? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बट ये लाइन आपको लिखनी बहुत जरूरी है, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल होगा क्या ये? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है, हम बना रहे हैं लॉ। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हम रिस्पॉन्सिबल क्यों होंगे? नहीं होंगे। चलिए, दूसरी बात, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे? फिनेंस, लॉ, लैंड रेवेन्यू, ठीक है? ये सारी बातें जो होंगी वो क्या होंगी? इसके ऊपर दीज आर द सब्जेक्ट, दीज आर दी सब्जेक्ट। अब बात समझिएगा, तीसरी बात अगर मैं इसमें बता दूं आपको, तो आपको ये पता ही है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड गवर्नर कैन इंटरवीन। इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर क्या कर सकते हैं? इंटरवीन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब दूसरी बात, अगर हम, ये आपको समझ में आ गई, तो ये क्या हो रहा है? डायरार्की बन के आ रही है, डायरार्की बन के आ रही है ना? अब डायरार्की आपको मिलेगी, ठीक है? तो डायरार्की के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। वेरी गुड। देखिए, एक थोड़ा सा जनरल टर्म में आपको बता दूं, शायद, अच्छा चलिए आगे बता देंगे आपको उसमें, ठीक है? कुछ जो चीजें थी, अब वो हम इस तरीके से समझते हैं, ठीक है? इसमें एक और, ये डायरार्की के ऊपर का सवाल है, डायरार्की में नहीं है, ठीक है? अब 70% ऑफ द मेंबर जो थे वो क्या थे? इलेक्टेड थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात अगर हम करें तो 70% ऑफ द मेंबर्स वर इलेक्टेड। बहुत ही मेजर एक क्वेश्चन बार बार आपको दिखता है विमेंस के बारे में, विमेंस के बारे में बहुत ही मेजर सवाल एक दिखता है, जो कि मुझे लगता है कि कवर करना चाहिए, ठीक है? विमेंस को वोटिंग राइट इसमें मिली थी क्या? इस एक्ट के थ्रू विमेंस को वोटिंग राइट मिली थी क्या? नहीं, विमेंस को इस एक्ट के थ्रू वोटिंग राइट नहीं मिली थी। बस समझिएगा। आइए इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो वोटिंग राइट है वो विमेन को मिली थी क्या? इंडियन जो विमेन थी
उनको वोटिंग राइट मिली थी? नहीं। थ्रू दिस एक्ट, थ्रू द एक्ट ऑफ, नॉट थ्रू द एक्ट ऑफ 1919। 1919 के एक्ट के थ्रू उनको वोटिंग राइट नहीं मिली थी। बात समझिएगा, ये पॉइंट 1। चलिए पॉइंट 2 अगर देख लें तो वोटिंग राइट मिली कब थी, उनको वोटिंग राइट के क्या मामला क्या आया भाई। देखिए एक जो है जॉइंट सिटिंग हुई 1919 में, उनको वोटिंग राइट तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने, किसने, जो 70% की बात यहाँ हम कर रहे हैं, जो 70% की बात हम यहाँ कर रहे हैं, उसमें विमेन्स ने भी वोट किया था। किसने वोट किया था? विमेन ने भी। they were allowed to vote। अंतर समझिएगा जरा, एक बार मैं आपको बड़े अच्छे से समझा दूं कि विमेन्स को परमिशन तो थी लेकिन उनको वोटिंग राइट मिली नहीं थी। उन्होंने वोट किया था, प्रोविंशियल जो इलेक्शंस हुए उसमें विमेन्स ने वोट किया। भाई कैसे कर ले, आपके पास वोटिंग राइट ही नहीं थी तो, आपके पास अगर वोटिंग राइट ही नहीं थी तो आपने परमिशन, आपने कैसे वो कर लिया, वोट कैसे कर लिया। तो सवाल आता है कि विमेन्स को वोटिंग राइट 1919 के गवर्नमेंट एक्ट में मिला था क्या? तो हमारा जवाब है नहीं। 1919 के 1919 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डू नॉट गिव विमेन्स राइट टू वोट। तो फिर जो प्रोविंशियल इलेक्शंस उसके बाद में हुए उसमें वुमेन्स ने कैसे वोट कर लिया? उसमें ऐसे वोट कर लिया, एक 1919 से लेकर के और 1929 तक क्या चला? एक विद्रोह चला। विद्रोह मतलब कि एक डिमांड चली, ठीक है, डिमांड चली, ठीक है। किसने? सरोजनी नायडू ने कहा जाता है कि कई बार, ठीक है, वैसे मिली और ये सब सारी बातें चली, एक डिमांड चली, ठीक है, डिमांड चली, ठीक है। ये डिमांड में जब 1919 के एक्ट में वोटिंग राइट वुमेन को नहीं मिला तो एक डिमांड रखी गई कि कौन से, कब से कहां तक, 1919 से लेकर 1929 के बीच में एक पूरा क्या बोलते हैं दौर चला, जबकि लोगों ने डिमांड करना शुरू किया कि विमेन्स को भी राइट मिलना चाहिए वोटिंग का, है ना। अब क्या हो रहा है, अब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं गवर्नमेंट ऑफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो ये सब फालतू की चीजों को लेकर के, ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज थी, लेकिन उनके लिए हमें वोटिंग का राइट देना, ये सब करना फालतू की चीजें ही थी, है ना। तो अब उसके लिए स्पेशली वो क्या करने वाली है, क्या कुछ भी नहीं भाई। उसके लिए स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ स्पेशल करने नहीं जा रही है। ओके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम अमेंड तो करेंगे नहीं, एक्ट ऑफ 1919 को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम अमेंड नहीं करेंगे। क्या कर सकते हैं, एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं, एक ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक ज्वाइंट, सॉरी सेशन नहीं, ये बात अलग हो जाएगी, ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं या ज्वाइंट सिटिंग कर देते हैं। एक ज्वाइंट मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी और जिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, जिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये लगता है, ठीक है, want to give or allow women to vote,
कैन women's to vote, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वांट टू गिव और अलाउ women's right to vote, माफ करिएगा, right to vote, can allow in their provinces, in their province। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिए। एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई गई, उस ज्वाइंट मीटिंग में क्या कहा गया, जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, जिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो विमेंस को अपने प्रोविंस में, कहां पे, इन देयर प्रोविंस, अगर ये अपने प्रोविंस में क्या करना चाह रहे हैं, वोटिंग को अलाउ करना चाहते हैं, विमेंस के लिए राइट टू वोट अलाउ करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सारे ही प्रोविंसेस में, सारे ही प्रोविंसेस में आप वोट नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट कहा जाए, बात समझिएगा, कि विमेन्स वर गिवन राइट टू वोट, विमेन्स वर गिवन राइट टू वोट, लिख ही देता हूं, आप एक बार समझिए उस चीज को, इतना ज्यादा कहने से मतलब नहीं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो मैं देखता हूं कि आप क्या उसमें आप समझ पा रहे होंगे। विमेन्स वर गिवन, were granted right to vote in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बस बहुत क्लियर है, ठीक है। ये पहला आपका पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, विमेन्स वर allowed to vote in the provincial elections in the provincial elections ठीक है। तो ये बोलते हैं बिटवीन इन 1919 टू 1929, और ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। तो ये देखिए, दो बहुत बड़ी चीजें आई, दो बहुत बड़ी चीजें आई, तो ये आपको अब जाके क्लियर हो गया होगा कि पहला सही है क्या, पहला जो हमारा पॉइंट है वो करेक्ट है क्या, विमेन्स वर ग्रांटेड राइट टू वोट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये सही है गलत है, बताइए। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। विमेन्स वर अलाउड टू वोट इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस इन 1919 टू 1929, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये एरा था, इसमें आपको क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग जैसे जैसे होती गई वैसे वैसे क्या होता गया, प्रोविंसेस ने परमिशन दे दी, प्रोविंसेस अपने किसमें, अपने प्रोविंस में ये लोग अलाउ करते जाते थे और उन्हें उधर वोट कर सकती थी। तो ये चीज अब आपको मुझे लगता है कि
कभी भी डाउट नहीं होगी। और हम चलते हैं अपने पुराने जो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब समझिए हम क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट पढ़ लिया। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्शंस हो रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं। जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इलेक्शन हो रहे हैं तो 70% ऑफ द मेंबर जो है क्या थे, इलेक्टेड थे। 70% ऑफ द मेंबर्स वर इलेक्टेड, बात समझिएगा। ओके, अब विमेन्स वर अलाउड टू वोट। अब ये समझ में आ गया आपको, विमेन्स भी अब वोट कर सकती थी। कहां पे, इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस, इन दी प्रोविंशियल इलेक्शंस। अब प्रोविंशियल इलेक्शंस में विमेन्स भी वोट कर सकती हैं। अब ये चीज आपको मुझे लगता है कि क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बात कर ले डायरार्की 8 प्रोविंसेस में लागू हुई। स्टैटिक का क्वेश्चन है, डायरार्की 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 कितने प्रोविंसेस में अलाउड हुई, 8 प्रोविंसेस में, 8 प्रोविंसेस में अलाउड हुई। 8 प्रोविंसेस का नाम फटाफट लिख लेते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना। पहला प्रोविंस क्या था, पहला प्रोविंस आसाम था। दूसरा बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा उड़ीसा, ठीक है, पांचवा सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस मतलब दिल्ली वाला एरिया, ठीक है। चौथा यूनाइटेड प्रोविंस, हमारा यूपी वाला एरिया, ठीक है जी। उसके बाद से बंगाल और मद्रास तो भाई सॉरी बॉम्बे, ठीक है। उसके बाद मद्रास और पंजाब, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 8 9 मे बी सॉरी 9 प्रोविंसेस में, माफ करिएगा, 9 प्रोविंसेस में अलाउ हुई थी, ठीक है जी। किधर, 9 प्रोविंसेस में, 9 प्रोविंसेस, ठीक है। कौन कौन से, आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब में। बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे चलें तो क्या होगा, ये तो हमारी किसकी बात हो गई, ये हमारी बात हो गई, ये हमारी बात हो गई थी, हम जिस जो अभी पढ़ रहे थे, आप देखिएगा, ये हम किसके ऊपर पढ़ रहे थे, डायरार्की पढ़ रहे थे। किसके ऊपर में, किसके ऊपर पढ़ रहे थे, प्रोविंस के ऊपर में। अगर हम सेंटर की बात अब करें, आप किसकी बात करने जा रहे हैं, आप सेंटर की बात करने जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करने जा रहे हैं। बात समझेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात अब करने जा रहे हैं, फीचर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। वायसरॉय, अब सेंट्रल बजट, और अब सारी बातें अलग हो रही हैं तो ये भी होना चाहिए ना, बजट, ठीक है। किसका, 2 डिफरेंट बजट,
सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए दो अलग अलग बजट बनाए गए, डिफरेंट या सेपरेट बजट बनाए गए। चलिए अगला पॉइंट देख लेंगे। ठीक है, ये एबीसीडी की तरफ से आप देख लीजिए, ए हो गया, बी हो गया, तो उसमें क्या है कि भाई आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी मिल जाती है ना। अब देखिए, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ना, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को कौन हेड करता था? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को वायसरॉय हेड करता था। वायसरॉय हेड द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। ठीक है, अकेले हेड करता था क्या? 8 मेंबर भी दिए गए थे, 8 मेंबर भी दिए गए थे, हैं? 8 मेंबर भी दिए गए थे उसको। चलिए तीसरी बात, जो 3 इंडियंस थे, आपको याद होगा 3 इंडियंस उनको दिए गए थे, तो 3 इंडियंस जो थे, चलिए मैं इसको एबीसीडी बाद में लिखूंगा। 3 इंडियंस जो थे जिनको इसमें लाया गया था, ठीक है, इसमें 3 इंडियंस भी थे, वेयर 3 इंडियंस के पास केवल कैसी पावर थी? विथ सेरेमनियल पावर, सेरेमनियल रूल। आप केवल बैठ के देखना है, आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसा था। जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गई, ये सब चीजें कौन डायरेक्ट हैंडल करता था? यही लोग हैंडल करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ठीक है, वायसरॉय का जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो थी, ठीक है, ये 8 मेंबर की एक काउंसिल हुआ करती थी इनकी। ओके, अब बात समझिएगा, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ कभी भी कौन नहीं हो सकता था? कमांडर इन चीफ कभी भी इंडियन नहीं हो सकता था। इंडियन को कभी भी कमांडर इन चीफ, देखिए वो सारी चीजें जो कि अगर बोली जाए कि इंडियंस को थोड़ी भी स्पेस दें, जिसके वजह से ये लोग अपना खुद का एक नेशन बना लें, या फिर कोई वापस से रिवोल्ट हो जाए, उसकी कोई भी गुंजाइश ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं छोड़ती थी। तो इंडियंस को कभी भी कमांडर इन चीफ बना सकती है क्या? कमांडर इन चीफ क्यों बनाएंगी? चाहे आप जितना पढ़ लीजिए। कमांडर इन चीफ मतलब सेनापति। ठीक है, कभी भी सेनापति जो होगा, सेंट्रल लेवल पे जो भी होगा, वो कमांडर इन चीफ इंडियन तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा, ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही हैं आपको? एक्जैक्ट लाइन टू लाइन मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, पावर की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक चीज और देखनी है, ठीक है, कि जो प्रोविंस में, ठीक है, प्रोविंसेस में एक जो बहुत ही जरूरी बात है, प्रोविंसेस में एक बहुत ही जरूरी बात ये थी कि जो भी चीज जो प्रपोज करता था, कौन प्रपोज करेगा? प्रपोज्ड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन जो आइटम, जो भी सब्जेक्ट, जो भी लॉ, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रपोज करती थी, उसको क्या करना पड़ता था? वॉज टू बी अप्रूव्ड,
बाय गवर्नर। जो गवर्नर था उससे अप्रूव कराना पड़ता था। दूसरी बात, आप जो है बजट रिजेक्ट कर सकते हैं। आप मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बजट को क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन बट गवर्नर रिस्टोर भी कर सकता है उसको। गवर्नर कैन रीस्टोर, ठीक है, रीस्टोर कर सकता है। रिस्टोर ही नहीं कर सकता है, गवर्नर के पास जो दूसरी चीजें यहाँ पे लिख लेंगे, गवर्नर के पास हमेशा क्या रहती थी, एक वीटो पावर रहती थी। गवर्नर कैन यूज द वीटो पावर। गवर्नर के पास एक वीटो पावर रहती थी, कुछ भी हुआ वीटो पावर डालिए, ठीक है। और ये ऑर्डिनेंस भी पास करता था गवर्नर, जो है किसी से एड एंड एडवाइस लिए बिना क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है ये हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। गवर्नर, ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है कि गवर्नर क्या अपना वीटो पावर यूज कर सकता था क्या 1919 में? बिल्कुल कर सकता है। गवर्नर ऑर्डिनेंस यूज कर सकता है क्या? गवर्नर कैन पास ऑर्डिनेंस, गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस की भी पावर होती है। चलिए जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ये हम समझ लिए। अब जो मेन जो चीज हम समझने जा रहे हैं वो क्या समझने जा रहे हैं, वो हम समझने जा रहे हैं चलिए, अब हम जो समझने जा रहे हैं वो एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिसको बोलते हैं बाइकैमरलिज्म। क्या क्या बोलते हैं जी उसको, बाइकैमरलिज्म। देखिएगा, डायरार्की और बाइकैमरलिज्म में बहुत अंतर है। डायरार्की मतलब सब्जेक्ट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसके ऊपर क्या हो सकता है, लॉ आप भी बनाइए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसके ऊपर लॉ हम भी बनाए। डायरार्की मतलब ट्रांसफर्ड और रिजर्व। जब भी डायरार्की की बात आएगी आपको एक ही बात याद आनी चाहिए, ट्रांसफर्ड और रिजर्व, है ना। जब बाइकैमरलिज्म की बात आती है तो हाउस सेट होते हैं। क्या होते हैं, हाउस सेट होते हैं। हाउस सेट होते हैं मतलब जहां पे डिस्कशन होगी, जहां पे लॉ पास होंगे, वो हाउस बनाए जाएंगे, वो क्या होंगे, बाइकैमरलिज्म। दो अलग अलग हाउसेस बनाए जाएंगे, अपर हाउस और लोअर हाउस। इसको आप समझ लीजिए, जो हमारा राज्यसभा और लोकसभा की बात यहाँ पे बाइकैमरलिज्म में हो रही है। ओके, चलिए जी, तो बाइकैमरलिज्म कहाँ पे अप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा। बाइकैमरलिज्म एक्ट ऑफ 1919 पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1919 पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्ट ऑफ 1919 हम पढ़ रहे हैं। तो बाइकैमरलिज्म की सारी बातें जो अभी डिस्कस होंगी वो विद रिस्पेक्ट टू 1919 ही हो रही हैं। ओके, तो अब बाइकैमरलिज्म कहाँ पे, एट द सेंट्रल लेवल। कहाँ पे, एट द सेंट्रल लेवल। कहाँ पे जी, स्टेट पे क्या, प्रोविंशियल पे क्या, नहीं भाई प्रोविंशियल पे नहीं, कहाँ पे, एट द सेंट्रल लेवल। कहाँ पे बात हो रही है, बाइकैमरलिज्म कहाँ पे अप्लाइड होगा, एट द सेंट्रल लेवल ओनली। कहाँ पे, 1919 के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के एक्ट के अंदर अलाउड ओनली एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है। अब बाइकैमरलिज्म का मतलब, बाइकैमरलिज्म का मतलब दो हाउसेस सेट होंगी। क्या होंगी, दो हाउसेस सेट होंगी। पहले हाउस क्या बोल देंगे, पहले हाउस को हम बोल देंगे अपर हाउस,
वही बात है जो आप अभी जानते हैं, वही बात है, और कुछ बहुत विशेष ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, लोअर हाउस। समझे? अब देखिए, अब अपर हाउस किसको बोल रहे हैं हम भाई? आपने अपर हाउस तो बोल दिया, अपर हाउस किसको बोल रहे हैं? जो काउंसिल ऑफ स्टेट है। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट। किसको? काउंसिल ऑफ स्टेट। ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, ये आप समझ रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था जो काउंसिल ऑफ स्टेट है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो क्या होगी? लोअर हाउस। कौन होगी? लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होगी? लोअर हाउस हो जाएगी, है ना? और अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट को अपर हाउस बोल देंगे और लोअर हाउस किसको बोलेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको याद है? लेजिस्लेटिव काउंसिल याद होनी चाहिए। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हो रही है? लेजिस्लेटिव असेंबली को हम क्या बोल रहे हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या बोलेंगे? अपर हाउस। अब समझ लेते हैं इनमें क्या क्या होगा, यहीं पर लिख लेते हैं तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, है ना जी? चलिए ये पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, ए बी, है जी। अब देखिए, अपर हाउस में कितने मेंबर होंगे? अपर हाउस में आपके 60 मेंबर्स होंगे। ठीक है, ये सारे 60 मेंबर्स क्या एक तरह के ही होंगे? नहीं भाई, आप जो है 26 को क्या कर सकते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। कौन नॉमिनेट कर सकता है जी 26 को? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है। तो अगर 26 नॉमिनेटेड होंगे तो 34 जो होंगे वो तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे? इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। ठीक है, अब इनका टेन्योर कब का हो जाएगा? ये लग रहा है कि 3 और 4 लिख दिया है मैंने। 3 और 4 नहीं भी है, ये 26 है ना? अरे यार ये जो चीज है ना, इतना नहीं होना चाहिए, इतना टाइम नहीं है बस। चलिए ये लिख लेता हूँ मैं आपको एक बार यहाँ पे। ठीक है, ये जो चीज है ना वो क्या है? 26 है। फिर समझ गए होंगे आप ये क्या है कि इतना 26 और ये 36 इलेक्टेड, 26 नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, ये नॉमिनेट कहाँ से होंगे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से होंगे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से 34 मेंबर्स जो होंगे वो आपके इलेक्टेड होंगे, है ना? चलिए ये थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा, जगह ही नहीं बच रही है ना? अरे भैया, ओके।
चलिए कोई बात नहीं। ओके ओके 30, 34, 26। ठीक है, अब एक और बात आ जाती है, ये कहां से होंगे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। और इनका टेन्योर कितना होगा? इनका टेन्योर होगा 5 साल का, 5 years का इनका टेन्योर होगा। इनका टेन्योर कितने साल का होगा? 5 साल का। और ओनली मेल मेंबर्स। कौन भाई? केवल मेल मेंबर्स। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सेक्शन सी हो गया। ठीक है, अब देखिए कहा, ये क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? अपर हाउस। अब लोअर हाउस के बारे में थोड़ी जानकारी रख लेते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में थोड़ी जानकारी रख लेते हैं, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जानकारी रखेंगे, उसमें क्या है? ये पहला क्या है भाई? पहला है ऑल टुगेदर कितने मेंबर हो जाएंगे यहाँ पे? 145 मेंबर है टोटल। अब इसमें 104 जो होंगे वो क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे। ठीक है, और 41 जो है 41 वो क्या होंगे? नॉमिनेटेड होंगे। बस समझ रहे हैं? देखिए इलेक्टेड में एक चीज आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि इलेक्टेड वही होंगे जिसको क्या बोला जाता है? इलेक्टोरेट लिमिट बोली जाती है। चलिए ये देख लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं बी वाला पार्ट ऐसे छोड़ दूं और सी पे चला जाऊं, सी में क्या बात हो रही थी? यहाँ पे 5 साल के लिए लोग थे, यहाँ पे कितने साल के लिए हो जाएंगे? ये हर 3 साल में डिसॉल्व हो जाएगी, हर 3 साल में डिसॉल्व हो जाएगी। 3 इयर्स की वैलिडिटी रहेगी। एक 145 members, 60 members, 26 nominated, 41 nominated, 34 elected और 104 इलेक्टेड। यहाँ तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से आप इलेक्ट करके लेते आ रहे हैं, लेकिन अब लेजिस्लेटिव असेंबली में कहां से इलेक्ट कर लाओगे भैया? लेजिस्लेटिव में वहीं से आप इलेक्ट करके लाओगे, जिसको एक टॉपिक हम कवर करेंगे, या फिर यही समझ लेते हैं, एक हेडिंग हम आपको लिख के बता रहे हैं, इलेक्टोरेट लिमिट। क्या बोलते हैं भाई इसको? इलेक्टोरेट लिमिट या फिर लिमिटेड इलेक्टोरेट, लिमिटेड इलेक्टोरेट। ठीक है, या इसको क्या बोल देंगे? अगर इसको इस तरह से बोल दें, लिमिटेड इलेक्टोरेट, लिमिटेड इलेक्टोरेट रहेगा। सबको इसमें वोट नहीं कर सकता है। इसमें कौन वोट कर सकते हैं? जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, या फिर जो टैक्स पेयर्स हैं। कहने का मतलब जो अमीर लोग हैं वही लोग वोट कर सकते हैं। किसमें? लिमिटेड इलेक्टोरेट की बात अगर करें तो। बात समझ रहे हैं आप? अब समझिएगा, बाई कैमरलिज्म पूरी यहाँ पे ही इसी में खत्म हो गई। बाई कैमरलिज्म कहाँ पे? सेंट्रल लेवल पे ही है। प्रोविंस पे है क्या? नॉट ऑन द प्रोविंस, नॉट इन दी प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल लेवल पे है क्या? प्रोविंशियल लेवल पे नहीं है। कहां पे है?
सेंट्रल लेवल पे है, ओनली ऑन द सेंट्रल लेवल। बात समझिएगा। इसमें दो तरह के हाउसेस बनाए गए हैं, दो तरह के जो है हाउसेस बनाए गए हैं। कौन से? अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है। ये जो अपर हाउस है आज की डेट में उसको क्या बोलते हैं? राज्यसभा, है ना। ये और जो हमारा लोअर हाउस उसको क्या बोलते हैं? लोकसभा। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब अपर हाउस में क्या हो रहा है? अपर हाउस क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट है। मतलब प्रोविंसेस से जो चीजें आ रही हैं वो है काउंसिल ऑफ स्टेट है। काउंसिल मतलब कलेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, काउंसिल बोलते हैं किसको? कलेक्शन ऑफ पीपल को। कलेक्शन ऑफ पीपल कहां से? स्टेट से। और ये क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए जो असेंबली बनाई जाएगी, जो डिस्कशन के लिए बनाई जाएगी, उसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, पहला टॉपिक आप ये समझ गए। इनको क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। अब काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने मेंबर्स होंगे? 60 मेंबर होंगे। ठीक है। सारे ही क्या नॉमिनेटेड होंगे? सारे ही क्या इलेक्टेड होंगे? नहीं जी, 26 मेंबर्स विल बी नॉमिनेटेड और 34 मेंबर्स विल बी इलेक्टेड। ठीक है। अब देखिए, नॉमिनेट कौन करेगा? गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी नॉमिनेट। और कौन करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। इलेक्टेड में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो लोग आएंगे, वही जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक तरह से देखे तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो भी लोग होंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स क्या करेंगे? वोट करेंगे और 34 मेंबर्स को इलेक्ट करके कहां भेजेंगे? अपर हाउस में भेजेंगे। इसकी वैलिडिटी कितने साल तक रहेगी जी? इसकी वैलिडिटी बता दी गई। इसकी वैलिडिटी 5 साल तक रहेगी और इसमें केवल और केवल मेल मेंबर्स ही रहेंगे। समझ में आएगा? बड़ा हाउस, बड़ी जनसंख्या वाला जो हाउस होगा वो क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। उसमें कितने मेंबर है भाई? उसमें 145 मेंबर होंगे। और 145 मेंबर्स में सारे ही क्या इलेक्टेड होंगे? सारे ही क्या नॉमिनेटेड होंगे? नहीं भाई, 104 मेंबर इलेक्टेड होंगे, 40 मेंबर नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है। कितने साल तक? 3 साल तक ये हाउस, 3 साल के बाद ये हाउस डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। ठीक है। अब देखिए लिमिटेड। अब देखिए यही चीज जो है ना, अगर आप देखें तो अपर हाउस और लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा में अंतर हो जाता है। ठीक है। कितने साल के लिए राज्यसभा में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 3 कितने साल के लिए राज्यसभा के मेंबर्स वैलिड रहते हैं? ठीक है। कितने साल बाद वो डिसॉल्व हो जाता है? डिसॉल्व इन द सेंस राज्यसभा डू नॉट डिसॉल्व, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन जो मेंबर्स हैं उनको री इलेक्ट करके कब लाया जा सकता है? कितने साल बाद लाया जा सकता है? मेंबर्स की वैलिडिटी कब तक रहती है? मेंबरशिप कब तक रहती है वो बताइएगा मुझे। और लोकसभा तो डिसॉल्व होती है। ठीक है, लोकसभा तो डिसॉल्व होती है, बट मैक्सिमम टेन्योर कितने साल का हो सकता है लोकसभा का? ये भी आप हमें बताइएगा। ठीक है, लोकसभा में तो आपको पता है मैक्सिमम टेन्योर 5 साल का हो सकता है। और जो हमारे राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो कितने साल में जा सकते हैं? उनका मेंबरशिप कितने साल में खत्म होता है? 6 साल में खत्म होता है। आर यू क्लियर? ये सारी बातें आप समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए, लोअर हाउस में वोट करने के लिए क्या सब कोई वोट कर सकता है क्या? नहीं भाई, लिमिटेड इलेक्टोरेट दिया गया है। सबसे हम वोट करा के सबको उस लोअर हाउस में लेके नहीं आएंगे। उन्हीं को लेके आएंगे जिसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो या जो टैक्स पेयर्स हो। यहाँ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का बेनिफिट ही अपना देख के चल रही है। उसके अलावा उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है जी। उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। ठीक है। अब देखिए, बाई कैमरलिज्म आपका खत्म।
बाइकैमरलिज्म का यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब एक और टॉपिक उसमें क्या है भाई, जो हम अच्छा एक और चीज जनरली जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, ठीक है, एक जो है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, लिख लेते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था, ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे, अब उनको कहां से पेड कर दिया गया, दे विल बी पेड फ्रॉम ब्रिटिश एक्सचेकर। ब्रिटिश एक्सचेकर का मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें पे करेगी। कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कौन पे करने जा रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे करने जा रही है, इसलिए स्टैटिक, बिल्कुल स्टैटिक वाली बातें हैं। ठीक है, बी में क्या है समझिएगा, हाई कमिश्नर, एक नया हाउस बनाया गया, किसके लिए, नया ऑफिस बनाया गया, किसका, नया ऑफिस बनाया गया, किसका, हाई कमिश्नर का। देखिए हाई कमिश्नर कुछ ऐसा खास काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, जो हाई कमिश्नर कुछ ऐसा स्पेशल काम नहीं था, इनका कहाँ बनाया गया ऑफिस, इन लंदन। कहाँ गया, इनका लंदन में ऑफिस बनाया गया, ब्रिटेन में इनका ऑफिस बनाया गया, और कुछ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुछ पावर थी, एंड वर ट्रांसफर्ड विथ सम ऑफ द पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। बात समझ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को की कुछ पावर को न्यू ऑफिस जो थी हाई कमिश्नर ऑफिस को दे दी गई। बात समझिए, अब देखिए, अब जो कम्युनल रिवॉर्ड था, याद है आपको, चलिए इसको अलग से ही, अच्छा चलिए एक और टॉपिक आप इसमें थोड़ा समझ लिए, ये जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये स्टैटिक वाली चीज है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, याद है आपको, ठीक है, ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश कर दिया गया, और अब कहा, अब इंडिया में ही जो है एग्जाम्स होने लग जाने वाले हैं, ठीक है, कमीशन को एस्टेब्लिश कर दिया गया, ठीक है, कौन से ईयर में, 1926 में, ठीक है, किसके लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, ये तो पता ही होगा आपको, this is kind of just a repetition, but the development what has happened, right, so we are going to take that up, develop recruitment of civil services, सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिकमेंडेशन किसकी थी, ये एक नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ली कमीशन, ली कमीशन, ठीक है, किसके लिए, ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज,
सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया, सर्विसेज इन इंडिया। कब? 1923 से लेकर के 24 तक। कब से कब तक? 1923 से 1924 के बीच में। ठीक है जी, समझ रहे हैं बात? स्टैटिक चीज है, बिल्कुल स्टैटिक। ठीक है, बात समझिए। सेंट्रल पहली बात क्या हो गई, स्टेट जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे, अब कहां से उनको पे किया जाएगा? अब उनको पे किया जाएगा एक्सचेकर से। कहां से? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्सचेकर से, ब्रिटिश एक्सचेकर से पे किया जाएगा। ठीक है, एक नया ऑफिस बना दिया गया हाई कमिश्नर का। कहां पे? लंदन में। किस लिए? कुछ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पावर थी वो इनको दे दी गई। ठीक है, कंट्रोल के लिए। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस सॉरी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्टेब्लिश कर दिया गया। कहा? 1926 में। किस लिए? रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। किसके बेस पे? ली कमीशन के बेस पे, ली कमीशन के बेस पे, ली कमीशन के बेस पे। किसके लिए? सुपीरियर सर्विस, सुपीरियर सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, 1923 से 1924 के बीच में। क्लियर है ये? अब देखिए, एक और अगर आपको याद होगा, हमने जो चीज पढ़ी थी, ठीक है, एक जो हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ी थी, वो क्या था? क्या पढ़ा हमने? सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, जो जिसको चाहिए वही वोट करेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट में अब क्या हो गया? पहले मुस्लिम तक ही सीमित था, लेकिन 1919 में इसको और भी लोगों को, किसको? और भी लोगों को, किसको भाई? सिक्स के लिए प्रपोज कर दिया गया। सिक्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, किसको? इंडियन क्रिश्चियंस जो है हमारे, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियन को, जो हमारे एंग्लो इंडियन है उनको। ठीक है, और यूरोपियंस को, और यूरोपियंस को। ठीक है, इनके लिए भी अब सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान यहाँ पे कहने लग गया। बात समझ रहे हैं? ठीक है, मेन जो टॉपिक अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनके पास एक क्लॉज था, इनके पास एक क्लॉज जो था मेन। ठीक है, एक जो क्लॉज इनका मेन था उनका, ठीक है, रिव्यू करने की बात आई। हमने आपको एक्ट ऑफ 1919 दिया है। एक्ट ऑफ 1919 जो हमने दिया है उसमें 10 साल बाद, ठीक है, रिव्यू, एक बात लिख लेता हूं मैं, आप लिखिएगा, रिव्यू ऑफ द एक्ट। बहुत ही जरूरी पॉइंट है भाई, बहुत जरूरी पॉइंट है। इसके ऊपर ही जो है आपने एक बहुत बढ़िया सुना होगा बात, इसलिए साइमन कमीशन की बात सुनी होगी। वो साइमन कमीशन इसी से जुड़ा हुआ है। ये कहा गया कि रिव्यू वॉज प्रपोज्ड, कितने साल बाद प्रपोज किया गया था? वॉज टू बी डन आफ्टर 10 years। कब यह एक्ट आया था भाई? 1921 में आया था। 1921 में आया था एक्ट ये, लेकिन रिव्यू कब होना चाहिए था? 1931 में होना चाहिए था।
1931 में होना चाहिए था। या अगर ऐसे भी देख लें कि इनैक्टमेंट अगर छोड़ भी दें, ठीक है, इनैक्टमेंट अगर छोड़ भी दें, चलिए बहुत लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन इसमें हो जाएगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्फोर्समेंट अगर छोड़ भी दें तो एक्ट कब आया? 1919 में। तो रिव्यू कब होना चाहिए 10 साल मतलब 1929 में। ठीक है, ये क्या बोल रहा था? ठीक है, वैलिडिटी, वैलिडिटी। और ये अगर देख लें कि जो आउटकम है, आउटकम ऑफ एक्ट ऑफ 1919, जो आउटकम कितना मतलब कितना इफेक्टिव है, इफिशियंसी, ठीक है, देख लें तो इसको डिस्कस करने के लिए एक रिव्यू लाया गया। ठीक है, रिव्यू का प्रोविजन रखा गया था। कब से कब कब होना चाहिए था? 10 साल के बाद होना चाहिए था। इसके लिए क्या हो गया? इसके लिए एक जो है कमीशन बिठाई गई जिसका नाम रखा गया साइमन कमीशन। क्या रखा गया? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को ये जिम्मेदारी दी गई टू रिव्यू। किस चीज की जिम्मेदारी दी गई? टू रिव्यू द रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ 1919 के जो रिजल्ट हैं उसको रिव्यू किए जाएं। अब साइमन कमीशन का ड्रॉबैक क्या था? देखिए ऐसे ही पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का ड्रॉबैक यहां से चालू हो जाता है, समझिएगा। पहला क्या ड्रॉबैक था? ये 2 साल पहले आ गई। इन्होंने रिपोर्ट कब कर दिया? 2 साल पहले ही कर दिया, ठीक है। 2 years बिफोर द डेडलाइन। जो डेडलाइन थी उसके 2 साल पहले ही कर दिया। मतलब कब कर दिया? नवंबर 1927। कब होना चाहिए था? 1929 में होना चाहिए था। और इन्होंने रिपोर्ट जल्दबाजी में 1927 में ही दे दी, ठीक है। 1927 में ही इन्होंने दे दिया, है ना। अब एक और बात, जो चेयरमैन थे इनका क्या नाम था? इनका ऐसा कोई बात नहीं, चेयरमैन में ऐसा कौन सा बात है? चेयरपर्सन जो थे वो सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन थे। स्टैटिक बात, 7 मेंबर्स की ये काउंसिल थी, 7 मेंबर्स की ये काउंसिल थी और कमिटी थी, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। ये 7 मेंबर्स कमीशन था, 7 मेंबर्स कमीशन था, ठीक है। लेकिन